नमस्कार दोस्तों, हरियाणा की चुनावी यात्रा के क्रम में मैं अलग अलग इलाकों में घूमते हुए, मुआयना करते हुए, लोगों से बात करते हुए, जनमानस को समझते हुए अब आ गया हूँ हिसार। हिसार वो इलाका, वो ज़िला, वो शहर जिसकी पहचान ओपी जिंदल, उनकी फैक्ट्री और उनके औद्योगिक घराने की वजह से। और हिसार वो इलाका जहाँ ओपी जिंदल, जो जिंदल समूह के प्रमुख थे, जिन्होंने 60-70 के दशक में यहाँ विशाल साम्राज्य स्थापित किया और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगाई, जिनकी वजह से हिसार की पहचान बनी है, जिंदल स्टील। ओपी जिंदल हिसार के न सिर्फ बड़े उद्योगपति थे, बल्कि 90 के दशक में, शुरुआती दशक में ओपी जिंदल चुनावी राजनीति में आए, बंसीलाल के दोस्त के नाते। 91 में पहली बार यहाँ से चुनाव लड़े, हिसार से विधायक बने और उसके बाद 2 बार लोकसभा का भी चुनाव लड़े। एक बार हारे कुरुक्षेत्र से, एक बार जीते। लेकिन उसके बाद ओपी जिंदल हिसार से 2 बार फिर विधायक चुने गए। लेकिन वो दौर था जब वो बंसीलाल को छोड़कर कांग्रेस का दामन उन्होंने थाम लिया था। 2005 में जब हुड्डा की सरकार बनी, तो हुड्डा की सरकार में ओपी जिंदल उद्योग मंत्री भी बने। ओपी जिंदल का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हिसार से ओपी जिंदल की पत्नी सावित्री जिंदल इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। ओपी जिंदल नवीन जिंदल के पिता हैं। नवीन जिंदल कांग्रेस के सांसद रहे थे, लेकिन 2014 की शिकस्त के बाद लंबे अरसे तक राजनीति से दूर रहे। उसके बाद शामिल हो गए बीजेपी में लोकसभा चुनाव के पहले, और अब कुरुक्षेत्र से बीजेपी के सांसद हैं। तो नवीन जिंदल बीजेपी के सांसद कुरुक्षेत्र से, उनकी मां सावित्री जिंदल बीजेपी का टिकट चाहती थी। वो भी कभी कांग्रेस से जीती थी। 2005 में जब ओपी जिंदल का हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया, तब उनके निधन के बाद उपचुनाव में सावित्री जिंदल 2005 में हिसार से चुनाव लड़ी, 1 लाख से ज़्यादा वोटों से जीती और उसके बाद हुड्डा सरकार में मंत्री बनी। 2009 में भी जीती, लेकिन 2014 में सावित्री जिंदल हार गई और उसके बाद 2019 सावित्री जिंदल ने चुनाव नहीं लड़ा। 10 साल एक बीच का गैप, और अब बेटा जब उनका बीजेपी में गया तो सावित्री जिंदल भी बीजेपी में गई, लेकिन उन्हें इस बार टिकट नहीं मिला, तो सावित्री जिंदल निर्दलीय चुनाव मैदान में। ये जिक्र इसलिए किया क्योंकि ये जिंदल पार्क भी है और जिंदल के नाम से इस शहर में बहुत कुछ है, इसलिए उसका जिक्र भी होता है। और हिसार की बात करेंगे तो हिसार ज़िले में 7 सीटें हैं और उन 7 सीटों में पिछली बार 2019 में 3 बीजेपी जीती थी, 3 जेजेपी जीती थी। जेजेपी मतलब दुष्यंत चौटाला की पार्टी, जो इन लोगों से अलग होकर एक पार्टी बनी थी। और 1 सीट यहाँ से कांग्रेस जीती थी, कुलदीप बिश्नोई, जो भजनलाल के बेटे हैं। आदमपुर यहीं से कुछ दूर, आदमपुर वो विधानसभा है, भजनलाल का गढ़। कुलदीप बिश्नोई भी बाद में बीजेपी चले गए। इस बार उनका बेटा भव्य बिश्नोई आदमपुर से चुनाव लड़ रहा है। उसके पहले के चुनाव में भी 15 साल के 3 चुनाव को देखेंगे तो 2009 में कांग्रेस यहाँ से 4 सीटें जीती थी, लेकिन उसके बाद आपको मैंने बताया कि पिछले चुनाव में कांग्रेस जो 1 सीट जीती वो भी अब कांग्रेस के पास नहीं है। तो क्या होने वाला हिसार में? हिसार की राजनीति को समझने के लिए, हिसार की 7 सीटों को समझने के लिए, और हिसार और ये इलाका सैलजा का भी गढ़ है। सैलजा हिसार से 80 किलोमीटर दूर सिरसा एक जगह है जहाँ से सांसद हैं, वहाँ भी जाऊँगा। सिरसा, उनके पिता सिरसा से सांसद रहे। हिसार में सैलजा का घर भी है। सैलजा कल हिसार में थी, आज भी हैं। कुमारी सैलजा कांग्रेस नेता प्रचार भी कर रही हैं। इन सब का असर भी, और इन सब के बाद सावित्री जिंदल का असर, और क्या राजनीति बन रही। तो 2 खास मेहमानों को मैंने इस पार्क में, जिंदल पार्क में बुलाया। एक जिन्हें आप हमारे YouTube चैनल पर अक्सर देखते होंगे और अलग अलग न्यूज़ चैनल पर भी, रविंद्र सिंह श्योरान साहब यहाँ खड़े हैं, देखिए पार्क में। ये स्टैंड बाय में क्यों खड़े हो गए आप लोग? मैं आ रहा था बात करने। और ये कमलेश भारतीय जी हैं। रविंद्र, आपके स्वागत में खड़े हैं सर। आप हरियाणा में इतना घूम घूम के इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि आपका स्वागत। रविंद्र श्योरान साहब को आप लगातार टेलीविज़न चैनलों पर देखते होंगे। हमारे साथ भी हरियाणा पर बातचीत के क्रम में मैं इन्हें अतिथि के तौर पर, मेहमान के तौर पर बुलाता हूं। और हरियाणा के रहने वाले हैं, चरखी दादरी के, लेकिन अभी 2-3 दिनों से आप हिसार में। और कमलेश भारतीय जी, लंबे अरसे तक आप ट्रिब्यून में रहे हैं। हाँ जी, ट्रिब्यून में रहे और रिपोर्टर रहा 14 साल। हाँ, उससे पहले चंडीगढ़ 21 साल मैंने ट्रिब्यून के साथ बिताए। आइए जरा इधर आइए, यहाँ बैठ के बात करते हैं हम लोग। तो
चूँकि अलग अलग इलाकों में घूमता हुआ हिसार इसलिए आया कि हिसार एक न सिर्फ हॉट सीट है, आप यहाँ बैठिए, आप यहाँ बैठिए, जी थैंक यू। बल्कि बड़ा दिलचस्प भी है कि सावित्री जिंदल जो देश की अमीर महिलाओं में से एक हैं, सावित्री जिंदल निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। और सावित्री जिंदल का बेटा, जो मैंने कहा भूमिका में आपको, नवीन जिंदल बीजेपी के सांसद हैं। अघोषित तौर पर नवीन जिंदल की पूरी मशीनरी अपनी मां को जिताने में लगी है। सावित्री जिंदल का मुकाबला यहाँ कमल गुप्ता से है, जो बीजेपी सरकार में मंत्री हैं और दूसरी बार चुनाव मैदान में, पिछली बार भी जीते थे। और इन सब के बीच कांग्रेस तो है ही। तो अब जरा हिसार को समझने की कोशिश करते हैं कि हिसार से क्या तस्वीर बन रही है, और अगर कांग्रेस को लगता है कि हरियाणा में उसकी सरकार बन रही है, बनने के आसार हैं, तो हिसार के क्या आसार हैं। पहले आप ही शुरू करते हैं, फिर इनसे करते हैं। आप मेहमान हैं, मैं भी मेहमान हूँ, तो मेहमान का पहला। तो ओवरऑल पहले आप बताओ हिसार में अभी क्या लग रहा है। एक तो हिसार का, हाँ ये बताना इंट्रो में भूल गया मैं, कि हिसार की पहचान अगर इतिहास की बात करेंगे तो 13वीं शताब्दी में हिसार में किला बना था फिरोज शाह तुगलक का, और पीछे शायद हिसार फिरोजा बोलते हैं पीछे उसको। फिरोज शाह तुगलक हाँ। का वो खंडहर और किला ये भी है। शहर सिर्फ एक 4 दीवारी के अंदर होता था, 4 गेट होते थे, और यहाँ से ये शहर फैला है। ये इसका मतलब इतिहास है। और यहाँ एक गुजरी महल भी गुजरी है, महल भी जिनसे उसके मोहब्बत सामने हो गई थी फिरोज शाह मोहब्बत हो तुगलक गई। को। हाँ, हाँ ये भी ताजमहल ही है एक प्रकार का। हाँ, तो जैसे- खंडहर नुमा है। पहले मुझे लगा कि वहाँ भी जाके देखूं, हाँ। और पीछे ये वही किले का बिल्कुल, खंडहर किले है, का पीछे खंडहर है। फिरोज शाह तुगलक का। बहरहाल, तो अब हम हिसार के वर्तमान में अगर आएँ तो अलग अलग इलाकों के मुद्दे अलग अलग होते हैं। कई बार रोहतक का इशू अलग है, चरखी दादरी के इलाके का अलग होगा, जीटी रोड का अलग होगा, अहिरवाल का अलग होगा। हिसार में आप 2 दिन से हो, क्या देख रहे हो हिसार में आप? देखिए हिसार जो अगर शहर माइक की- पकड़ सकते हो जी, आप, हाँ। शहर की अगर बात करें सर, तो शहर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बड़ा एक इशू है। यहाँ पर सैनिटेशन का एक बड़ा प्रॉब्लम है। यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ख़राब है, जो शहर के लोगों को दिक्कत आने वाली। इसके अलावा जो शहर के जो इश्यूज़ बाकी हैं, प्रॉपर्टी आईडी जो हमने जिक्र किया कई बार, वो एक यहाँ बड़ा इशू। ग्राम जो देहात, यहाँ पर जो नीचे तबके का या गरीब तबके का जो इलाका है, उनके लिए फैमिली आईडी एक बड़ा इशू है। ये तमाम चीज़ें ऐसी, और ख़ास बात यह है कि प्रॉपर्टी आईडी का जिसने हरियाणा में इंट्रोडक्शन किया, वो मंत्री यहीं से चुनाव लड़ रहे हैं, तो जाहिर है उनके खिलाफ एक बड़ा माहौल है। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं। बेरोज़गारी एक बड़ा इशू है, और कल ही बल्कि मैं कुछ लोगों से मिला, लड़के, जवान लड़कों से, उन्होंने ज्वाइनिंग की है। उन्होंने बताया कि उनको 6 महीने हो गए ज्वाइनिंग किए, हरियाणा सरकार के वो नौकरी कर रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता वो किस डिपार्टमेंट में है। मतलब सरकार की नौकरी में है, लेकिन डिपार्टमेंट अभी तक उनको अलॉटमेंट नहीं हुआ है। तो इस तरह की स्थितियां हैं जिनसे लोग रोज़ 2-4 होते हैं। यहाँ पर 2-3 बड़ी लाइब्रेरीज़ हैं। उन लाइब्रेरीज़ में आप पढ़ने वाले बच्चों की लाइन लगी है, लेकिन बड़े निरुत्साहित हैं कि नौकरी मिल नहीं रही है। पिछली बार हमने किस पार्टी को डाला था, इस बार हम लोग उस पार्टी को नहीं डाल रहे हैं। ये बड़ी सामान्य आपको इन लोगों की बात मिलती है सुनने के लिए। और यंग बच्चे जो हैं, उनको इस बात का भरोसा दे नहीं पा रहा है कोई भी कि अगर अगली सरकार आएगी तो वो नौकरी उनको दे पाएगी। नौकरी का सर एक मसला जो है, हालांकि वो पॉलिटिकल मसला भी अब हो गया, राहुल गांधी ने भी उठाया, लेकिन वो एक बहुत ही बड़ा मसला है, और इस इलाके का भी बड़ा मसला है। क्योंकि यहाँ पर हरियाणा के जो शुरुआत की यूनिवर्सिटीज़ जो बनी हैं, उनमें हिसार में यूनिवर्सिटीज़ बनी। चौधरी भजन लाल जब मुख्यमंत्री रहे तो उन्होंने यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ दी। हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है, चौधरी चरण सिंह उसका नाम है, वो यूनिवर्सिटी यहाँ पर है। गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी। तो जाहिर है जिस इलाके में यूनिवर्सिटीज़ होती हैं एक प्रदेश में, वो इलाके में शिक्षा के बारे में और रोज़गार और बेरोज़गारी का संकट पर चर्चा करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होती है। तो वो यहाँ भी है। इसी तरह का रोहतक में आप जाएंगे, कुरुक्षेत्र में जाएंगे, तो लोग उस पर चर्चा करते हैं। तो वो बच्चे लगातार 3 साल से 5 साल से कोई SSC की तैयारी कर रहा है, कोई HPSC की तैयारी कर रहा है, कोई दूसरे नौकरी की, लेकिन वो नौकरी उनसे बड़ी दूर जाती जा रही है। उनकी उम्र बढ़ती जा रही है। CET का एग्ज़ाम दिया था, वो CET का एग्ज़ाम कंडक्ट कर लिया है, लेकिन अभी तक उसकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। 25,000 बच्चे तो सर प्रदेश में आज ऐसे हैं जिनका रिजल्ट आ गया, सब कुछ हो गया, पर उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है। तो ये इस इलाके के बड़े मसले हैं, और इन्हीं मसलों से लोग बड़े परेशान हैं। और यहाँ तो ख़ास बात यह है कि ये तो 3 इंजन वाली सरकार थी। यहाँ तो MLA भी थे, और वो मिनिस्टर भी बने। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन यहाँ की है, वो भी बीजेपी के पास थी। गौतम सरदाना वो बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, और प्रदेश में सरकार, केंद्र में सरकार, सब यहाँ पे बीजेपी का रहा है। उसके बावजूद यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं है, तो जाहिर है लोगों में निराशा है।
आपके लिए हिसार में, चूँकि आप 25-27 साल से हो, हिसार में क्या मुद्दा है अगर हम हिसार ज़िले की अभी बात करें और उसके साथ शहर भी? काफ़ी मुद्दे रविंदर जी ने गिनाए हैं और बड़े मुद्दे हैं ये, उनको रिपीट करने का कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन दो मुद्दे ऐसे हैं जिनकी ओर ध्यान जाता भी है, नहीं भी जाता। जैसे एयरपोर्ट का बनना ना बनना। कम से कम 10 साल से कमल गुप्ता जी मंत्री हैं और जो अखबारों में भी आता है, एक मजाक का विषय भी है, कम से कम 8 बार इसका उद्घाटन हो लिया, लेकिन एयरपोर्ट ना बना और ना यहाँ से विमान कोई उड़ा। हालांकि वो बड़े चाव से दिखाने जाते हैं, ऐसी बात नहीं। हमें सारे पत्रकारों को ले गए, दिखाया ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये सिंगापुर से भी बड़ा होगा, ये उससे भी बड़ा होगा। अरे किसी से भी बड़ा हो, पहले बने तो बन तो जाए। और इसके लिए जो सबसे ज़्यादा नुकसान उठाया वो एयरपोर्ट के पीछे 22 गांवों ने, तलवंडी राना पर कम से कम 1.5 साल 22 गांव के लोग धरना देते रहे कि हमें रास्ता तो दे दो। वो 22 किलोमीटर ऊपर से घूम के चल के आना पड़ता था। वो बच्चे, अब आपने बच्चों की इतनी बात की, जो कॉलेज में यहाँ पढ़ते थे, यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, उनका कितना किराया बढ़ गया, उसकी बात बहुत कम लोग उठा रहे हैं। हालांकि अभी अभी जैसे चुनाव से बिल्कुल पहले एक बार फिर यहाँ एयरपोर्ट पे कमल गुप्ता जी गए, लोग आए, ऊपर से टीम आई और ये रो पड़े कि मेरा सपना सच हो गया। सपना तो सच ही नहीं हुआ। एक तो एक ये मुद्दा। हाँ। दूसरा बड़ा मुद्दा है कि मैं इनको कहता भी हूँ कि एयरपोर्ट आप बना नहीं सके, हिसार दूरदर्शन आपसे चला गया। इतना बड़ा मुद्दा, हिसार दूरदर्शन जहाँ पर काम कर रहा था, सुषमा स्वराज बीजेपी के राज में ही बना। सुषमा स्वराज केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री थी, वही आके इसका उद्घाटन करके गई। पहले दिन से न्यूज़ शुरू हुई, बहुत अच्छा चल रहा था, सब कुछ दूंगी, सब कुछ दूंगी, चलो दिया। लेकिन वो हिसार का जो दूरदर्शन, उसका नाम पहले कर दिया हरियाणा दूरदर्शन। चलो एक वो मुद्दा, हाँ, थोड़ा मुद्दा जल्दी ताकि हाँ, जल्दी संक्षिप्त में। तो वो दो बड़े मुद्दे हैं कि सीधी बात मैं कहता हूँ, एयरपोर्ट ला नहीं सके और दूरदर्शन बचा नहीं सके। चलिए अब फिर वापस लौटते हैं अब जो चुनावी बातों पर। जो मैंने कहा भूमिका में कि हिसार ज़िले में 7 सीटें हैं, जिसमें 3 कांग्रेस, 3 जेजेपी और 3 बीजेपी, 3 जेजेपी और 1 कांग्रेस। एक कांग्रेस भी वो कुलदीप बिश्नोई की सीट थी जो बीजेपी में चले गए, भजन लाल के बेटे, जहां से अब उनके कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी के टिकट पर। लेकिन हम सबसे पहले बात करते हैं हिसार सीट की, हिसार जिले की हिसार विधानसभा, जहां से सावित्री जिंदल चुनाव मैदान में निर्दलीय, और दिल्ली से बैठकर यही अंदाज़ा लगता है कि निर्दलीय लड़ रही हैं, लेकिन यहाँ से पहले वो जीती हैं, उनका जनाधार रहा है, 2005-9 में जीती, मंत्री रहीं। और दूसरी बात कि 12, 14, 15 हज़ार तो कर्मचारी हैं जिंदल की फैक्ट्रियों में, पैसे की भी कमी नहीं है और उनका एक रसूख भी है, सम्मानित महिलाएं। और कहीं न कहीं पर्दे के पीछे से नवीन जिंदल और जो उनका पारिवारिक पूरा है वो भी उनकी मदद में होगा। टिकट नहीं मिला इसलिए निर्दलीय लड़ना पड़ा, या जो भी हो जाए। क्या लगता है आपको हिसार में? देखिए, हिसार में इलेक्शन जो है वो सावित्री जिंदल वर्सेस कांग्रेस है। कमल गुप्ता यहाँ फाइट में नहीं है और उनके खिलाफ व्यक्तिगत तौर पर बड़ा एंटी इनकम्बेंसी है, प्लस बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। इसलिए कमल गुप्ता यहाँ पर फाइट में है, वो तो तीसरे चौथे नंबर की लड़ाई में। अब सावित्री जिंदल का इलेक्शन कैंपेन आपने जब हिसार में घूमे तो उनका ही देखा होगा, बाकी लोगों का राड़ा का उतना ज़्यादा नहीं है। तो सावित्री जिंदल काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है और उसका रीज़न है कि वो 10-15 हज़ार वर्कर्स उनके वहाँ काम करते हैं, उन सबका वोट है, तो ये आमतौर पे मान लिया जाता है कि वोट उनको ही पड़ेगा। और उसके अलावा जो सामाजिक काम वो करती रही हैं इस इलाके में, लगातार कॉन्टेक्ट में बनी रही हैं, तो उनका उस हिसाब से राजनीतिक तौर पर स्थिति उनकी मजबूत है। इस चुनाव में वो कड़ी फाइट दे रही हैं कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार को। अब ये जो सीट है, इसके बारे में हमने जब 5-5 सीट्स के सेगमेंट अपने चैनल पर डिस्कस किया था, तब हमने इस बात का जिक्र किया था, जो लोगों की ज़ुबान पे थी वो हम टेलीविज़न पे लेके आए, कि ये सीट बीजेपी ने उसी स्ट्रेटजी के अनुसार यहाँ पर कैंडिडेट निर्दलीय खड़ा किया है, जिसके माध्यम से वो इस पूरे चुनाव में कुछ न कुछ त्रिकोणीय एंगल लेके आना चाहते हैं। और उस बात की फिर सब जगह चर्चा हुई, तो उसके तहत इनको निर्दलीय खड़ा किया गया है, ताकि ये जो विपक्ष का कुछ वोट है, एंटी इनकम्बेंसी का जो वोट है, बीजेपी के खिलाफ जो वोट पड़ने वाला है, उस वोट में ये सेंध लगा पाएँ
और एंटी इनकम्बेंसी का जो बीजेपी को जो नुकसान हो रहा है वो इनको ना हो। अगर ये बीजेपी से उम्मीदवारी करती तो उनको भी वो फेस करना पड़ता, वो विरोध इनका भी रहता। तो उस विरोध से बचने के लिए कमल गुप्ता कंपैरेटिवली बहुत वीक कैंडिडेट हैं और वो बहुत ज़्यादा लब तो लोग यहाँ शर्त लगाते हैं कि वो 10,000 क्रॉस कर पाएंगे कि नहीं, उस तरह की हालत में है। और ये कांग्रेस पार्टी के जो वोट्स हैं उनमें सेंध लगा पाएंगी और इनका जो अपना पर्सनल वोट बैंक है वो इनको मिल ही जाएगा। तो जीतने के बाद ये कहाँ जाएंगी ये तो सबको ही पता है। तो वो इसलिए क्या है कि बीजेपी यहाँ से समझिए 2 कैंडिडेट बीजेपी के लड़ रहे हैं और इस वजह से सावित्री जी का अपना एक अच्छा यहाँ पर हो रहा है। कई बार वो चुनाव जीती हैं, उनके पति भी रहे, तो इस वजह से उनका काफ़ी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मामला है। राणा जो है वो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज के लिए जो कांग्रेस के हाँ, रामनिवास राणा वो सामाजिक तौर पर उन्होंने बहुत काम किए हैं, उनको लोग यहाँ जानते हैं। कोविड में भी वो काम करते रहे, सैनिटेशन के काम में भी वो आगे रहे, तो उस लिहाज से उनकी छवि बड़ी अच्छी है। लोग उनके बारे में ये मानते हैं कि वो अच्छे व्यक्ति हैं। और जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट है सावित्री जिंदल का वो ये है कि जब चुनाव जीतने के बाद उनसे मिलना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि उनका सारा काम, घर, परिवार, कारोबार हिसार में है नहीं, वो सब दिल्ली में है। तो उनसे मिलना होगा तो हमको दिल्ली जाना पड़ेगा। और रामनिवास लोकल है, राणा जो है कैंडिडेट वो लोकल है। सावित्री जिंदल भी यहाँ रहती हैं काफ़ी, शायद नहीं, घर है उनका, रहती फैक्ट्री घर है जो भी। हाँ, वो कारोबार तो है, लेकिन वो रहने का मतलब है कि महीने में 1 आध बार आ गए। ओके, उतने ज़्यादा नहीं रहते जितने लोकल कैंडिडेट्स आमतौर पर रहते हैं। और उन्होंने अपनी टीम बनाई है, उनका सेटअप अपना है यहाँ पर जो की प्रॉब्लम एड्रेस करता है, और शायद इसी वजह से वो जीतती भी हैं बार बार। हालांकि 2014 में हार गई थी, लेकिन सेटअप उनका है। पर लोग आज तो बदल गए ना सर इलेक्शन, हरियाणा में खास तौर पर सब लोग डायरेक्ट कनेक्टिविटी चाहते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं सावित्री जिंदल को थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। अदरवाइज शी इज़ गिविंग ए गुड वेरी स्ट्रॉन्ग फाइट टू कांग्रेस पार्टी। आपको क्या लगता है अगर हम हिसार में सावित्री जिंदल वर्सेस बीजेपी वर्सेस कांग्रेस बात करें? रविंदर जी काफ़ी सत्य के निकट पहुँचे हैं। जैसा इन्होंने बताया कि जो हमारी हिसार की 10 साल की समस्याएं हैं, और ख़ास तौर पे मैं उदाहरण देता हूँ इसी ताज़ा बारिश का। इस बारिश में जो सड़कों का हाल हुआ, जो सारे अंदर क्षेत्रों का हाल हुआ, वो सारी गाज किस पर गिरी या गिरने वाली है? कमल गुप्ता पर। लोगों ने फेसबुक, सोशल मीडिया भर दिया, नाम नहीं लिखा, इतना ही लिखा ये है भाजपा का विकास। वो अप्रत्यक्ष रूप से बता गए कि भाजपा ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। और यहाँ इन्होंने यूनिवर्सिटीज़ की बात की। पहली यूनिवर्सिटी चौधरी बंसीलाल जी ने बनाई, HAU हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। दूसरी चौधरी भजनलाल जी ने अपने जो धार्मिक गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय उनके लिए बनाई। तीसरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बनाई, जिसको लुवास बोलते हैं, लाला लाजपत राय पशु विज्ञान विश्वविद्यालय। तो ये सच्चाई है कि यहाँ 3 विश्वविद्यालय हैं, वहाँ पढ़े लिखे लोग हैं। वो जैसे चालाकी भी समझते हैं कि एक की बजाय 2 खड़े किए हैं, 3 खड़े किए हैं। और भाजपा के तो एक प्रकार से 4 लोग खड़े, 5 खड़े। सावित्री जिंदल खड़ी हैं, कमल गुप्ता अधिकृत रूप से खड़े हैं, गौतम सदाना मेयर थे भाजपा में, वो खड़े हैं, तरुण जैन जिला उपाध्यक्ष साहब भाजपा का वो खड़ा है, और एक अमित ग्रोवर खड़ा है। तो ये सब जो खड़े हैं बीजेपी के वोट काटेंगे या क्या करेंगे? ये तो बीजेपी के लिए नुकसानदेह है ना। नुकसानदेह उन्हीं के लिए है। हाँ। लेकिन जो बात रविंद्र जी कह रहे हैं वो उसमें एक सच्चाई है कि राणा जो हैं सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बेदाग छवि वाले हैं, लेकिन इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं कि सावित्री जिंदल को टक्कर दे दें। तो आपके हिसाब उनका से चुनाव थोड़ा उठा है शैलजा के आने के बाद। हाँ, तो आपके हिसाब से यहाँ एज किसको है? सावित्री जिंदल को एज है। सावित्री जिंदल का ही लग रहा है। हाँ, और यही हुआ था शायद 2 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ कि मनोहर लाल खट्टर की कोई छोटी सी मीटिंग थी, उसमें किसी लड़के ने कह दिया कि यहाँ से बीजेपी का कैंडिडेट हारेगा, और खट्टर नाराज़ होकर उसको बुलाए और उसके बाद बाहर करवा दिया। यही हुआ। तो एक तो सावित्री जिंदल की बात है, और चूँकि 7 सीटें हैं इसलिए जल्दी हमें बात करनी पड़ेगी। ऐसे ओवरऑल देखें तो 7 सीटों में पिछली बार कांग्रेस के लिए 1 सीट जो कुलदीप बिश्नोई जो चले गए। तो अब हम इसकी अलावा हम दूसरी सीट जिसकी बहुत चर्चा हो रही है यहाँ से, वो सीट है इसकी नारनौद की। नारनौद इसलिए कि कैप्टन अभिमन्यु
2014 में जीते थे, सरकार में मंत्री थे। ये अलग बात है 19 में हार गए। इस बार जस्सी पेटवाड़ वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। और वहाँ नारनौद में क्या दिखता है आपको? नारनौद में मुझे जस्सी को एज दिखता है। एक तो ग्रामीण इलाका है पूरा, जो हमने पहले भी जिक्र किया, और फिर उसके बाद करीब 1.25 लाख मतदाता जो हैं वो जाट हैं, और बाकी लोग भी अधिकतर किसान वर्ग से आते हैं। और किसान वर्ग इस इलाके में भी बीजेपी के खिलाफ था। इलेक्शन जब फार्मर्स का एजिटेशन हुआ तो वो लोग खिलाफ थे। कैप्टन अभिमन्यु मंत्री रहे हैं 5 साल, तो लोग उनके काम से खुश थे, उनके काम को पसंद करते रहे। लेकिन उनके व्यवहार से लोगों में थोड़ी सी नाराज़गी थी, नाखुशी थी कि लोग जब यहाँ से चंडीगढ़ काफ़ी दूर है, 5 घंटे का रास्ता है, जाते हैं तो उनकी वहाँ वो तवज्जो उनको नहीं मिलती जैसे कि मिलनी चाहिए। उस वजह से लोग उनसे नाराज़ थे। हालांकि अब 5 साल बीच में वो चुनाव नहीं जीत पाए थे, तो उन्होंने अपने इलाके में वापस कनेक्टिविटी बनाई है। लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है कि जस्सी पेटवाड़ को ज़्यादा एज है, क्योंकि वो भी बड़ा एक्टिव रहे हैं इस पूरे 5-6-10 साल में। और उनका एक जिस तरीके से लोग इस बार ये मानने लगे थे कि अगर जस्सी पेटवाड़ को टिकट नहीं मिलेगी तो सिंपैथाइज लोग हो रहे थे उनके साथ, क्योंकि वो यंग हैं और बहुत इलाके में उनका जैसे डेली घूमना, सवेरे निकल जाना, शाम तक लोगों के बीच रहना, उसका बेनिफिट उनको मिलेगा। हालांकि 2 और कैंडिडेट हैं जो जाट हैं, वो खड़े हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा असरदारक नहीं है। उनका कोई बहुत असर होगा ऐसा लगता नहीं है, असरदायक नहीं है। तो ज़्यादा मुख्य मुकाबला इन्हीं दोनों के बीच है, और मुझे लगता है कि जस्सी को थोड़ा एज है। आपको क्या लगता है? मेरा भी यही कहना है। जैसे जस्सी पेटवाड़ पहले वहाँ जिला पार्षद हैं, तो जिला परिषद का चुनाव जीतना भी कोई छोटा काम नहीं होता। लोग कहते हैं एमएलए के बराबर ही होता है। तो जो आदमी वो चुनाव जीता, हालांकि वह वाला चुनाव अभय चौटाला के साथ जीते थे, इनेलो में थे, लेकिन बाद में वो चले गए कांग्रेस में। और अभय ने जब उनकी परिवर्तन यात्रा चल रही थी, मैं उनके साथ था, तो वहाँ उनके गांव में जाके जब रैली की तो यही कहा था, पहले के इनके पिताजी मैं था, अब इनके पिताजी कोई और हैं। तो वो चोट तो करते रहे, लेकिन जस्सी पेटवाड़ बहुत ज़्यादा एक्टिव व्यक्ति है। और तीसरे जो कैंडिडेट खड़े हैं वो अभय चौटाला के ही खड़े हैं, उमेद लोहान। तो उमेद लोहान पहले बरवाला से चुनाव एक बार लड़ चुके हैं, लेकिन हार गए थे। इस बार वो नारनौद में आजमा रहे हैं। अभिमन्यु जी मंत्री बनने के बाद सचमुच लोगों से धीरे धीरे कटते चले गए थे। उन्होंने अपने क्षेत्र में लोगों से मिलने जुलने की जो परंपरा, उसका निर्वाह नहीं किया। इसका खमियाजा उनको पहले भी भुगतना पड़ा, और द्वारा भी बहुत ज़्यादा कोई निकट नहीं आए। लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे तब एक्टिव हुए थे, अब फिर एक्टिव हैं। ये मेरा कहना। तो नारनौद का जिक्र ऐसे भी चूँकि अभिमन्यु की वजह से होता है, लेकिन जस्सी पेटवाड़ को टिकट दिया गया तो भी एक विवाद हुआ, क्योंकि वहाँ टिकट शैलजा किसी और को दिलाना चाहती थी, और शैलजा का ये इलाका भी माना जाता है। जो उनके करीबी थे डॉक्टर अजय, और उसके बाद जस्सी पेटवाड़ के इलाके से ही वो शैलजा के खिलाफ एक बदजुबानी का एक वीडियो भी वायरल हो गया, जिसपे नाराज़गी हुई दलित और ये वो। तो उस सब का भी कुछ असर और नुकसान हो सकता है? देखिए सर, वो जिनका वीडियो वायरल हुआ था वो तो न पार्टी के वर्कर हैं, न पार्टी के को पदाधिकारी हैं, वो तो एक सामान्य वोटर हैं। हाँ, लेकिन वो नामांकन के दिन ही हुआ, मतलब जो वो वीडियो का नामांकन था, बिल्कुल वीडियो वायरल हुआ। और उस वीडियो से जाहिर है इस तरह के वीडियो से कुछ पार्टी को नुकसान नहीं होता है, फ़ायदा तो होगा नहीं। और वो भी ख़ास तौर पर इतनी बड़ी नेता के खिलाफ, जो भी उन्हीं के इलाके के नेता हैं, तो उसका नुकसान तो यकीनन होगा। लेकिन वो अब नुकसान 5 तारीख तक होता रहेगा या वोट में भी ट्रांसलेट होगा, वो कहना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि उसको मैनेज किया गया पार्टी की तरफ से। बड़े बड़े लेवल पे वो कहा गया कि वो पार्टी के सम्मानित नेता हैं। मुझे लगता है वो डैमेज कंट्रोल किया गया होगा। और अब तो शैलजा वापस आ गई हैं, मतलब वापस क्या, पहले भी पार्टी में ही थी, अब वो खुल के फिर से प्रचार में हिस्सेदारी कर रही हैं। तो मुझे लगता है वो कोई ज़्यादा डैमेजिंग होगा नहीं। और भाई साहब, सर ने जो बात कही भारतीय जी ने कि उमेद लोहान, और ख़ास बात यह कि उमेद लोहान और जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं वो दोनों एक ही गाँव से हैं, वो दोनों लोहान हैं। तो लेकिन वो लोहान जो है वो इसलिए मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ कि जो राहुल गांधी ने जिस चीज़ का जिक्र किया, डंकी का, कि डंकी के रास्ते लोगों को जाना पड़ता है, तो वो रणवीर लोहान जो हैं वो यहाँ से इस इलाके से बच्चों को विदेश भेजते हैं और बड़े सस्ते दाम पर भेजते हैं, और इसी वजह से उन्होंने उस इलाके में पॉपुलैरिटी गेन की है, और तभी उनको आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया है। तो ये मसला जो है केवल एक एरिया सेंट्रिक नहीं है सर, जो केवल उस करनाल इलाके का, ये पूरे हरियाणा में फैला है बेरोजगारी का मसला। और ये डंकी वाले बच्चे आपको ये जो पंजाब राजस्थान के बॉर्डर है सब जगह मिलेंगे।
तो इसलिए वो रणवीर भी वहाँ पर थोड़े से पॉपुलर हुए हैं इसी वजह से। और लेकिन फिर भी बावजूद इन सब के जस्सी को वहाँ पर एज है, और उसका ये कारण ये भी है कि जैसे सर ने बताया वो INLD से आए या JJP से भी आए, तो वहाँ के लोगों के साथ भी उनका कनेक्ट है और एक्टिव तो हैं ही, तो मेरे हिसाब से उनको थोड़ा सा एज है। और अजय चौधरी जो हैं जिनकी बात कर रहे हैं, उनका वोट बैंक बहुत बड़ा नहीं है, पॉपुलर तो होंगे, शैलजा जी के नज़दीकी हैं, लेकिन जनता में उस तरह का नहीं, थोड़े से एलीट वर्ग जैसे होते हैं उस तरह के लीडर हैं, तो जनता में ज़्यादा उनका प्रभाव नहीं है, लेकिन सम्मानित व्यक्ति हैं। अब एक सीट है आदमपुर, भजन लाल, जो जैसे 3 लालों की राजनीति के लिए हरियाणा जाना गया 30, 40, 50 साल तक, 60 के दशक से, और अब उसमें देवीलाल के परिवार पर हम लोग कई बार बात कर चुके। तो शाम गए तो हमने बंसीलाल के परिवार के, जो बंसीलाल के पोते पोती आपस में लड़ रहे हैं, अनिरुद्ध चौधरी और किरण चौधरी, उसका भी जिक्र किया। यहाँ भव्य बिश्नोई चुनाव लड़ रहे हैं, 3 बार वहाँ से मेरे ख्याल से लगातार पिछले 3 चुनाव में कुलदीप बिश्नोई जीते थे, लेकिन तब अपने पिता की पार्टी से जीते थे। बाद में वो कांग्रेस में आ गए और उसके बाद अब फिर वो बीजेपी में। तो आदमपुर में क्या लग रहा है, जैसे बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि उनका गढ़ है भजन लाल का, तो कोई बहुत बड़ी चुनौती भव्य को नहीं मिलने वाली है। मुझे भी ऐसा ही लगता है सर, बड़ी चुनौती नहीं मिलने वाली है, क्योंकि पूरा परिवार उनका यहीं पर कंसंट्रेट कर रहा है। और कांग्रेस पार्टी हालांकि 2024 के चुनाव में वहाँ से लीड लेने में कामयाब रही थी, लेकिन जयप्रकाश थोड़े से खुद भी उस इलाके से लड़ते रहे। उन्होंने पहले विधानसभा चुनाव जो उपचुनाव हुआ था वो भी लड़ा था, तो उनका अपना भी थोड़ा सा वोट बैंक था। और फिर 2024 में हवा भी जिस तरीके से बही, तो वहाँ से वो चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे। लेकिन विधानसभा, जयप्रकाश जो हरियाणा हिसार के सांसद उनका जिक्र जी। तो अभी लेकिन मुझे लगता है कि भव्य बिश्नोई की सीट पर बहुत ज़्यादा मुकाबला नहीं होगा, वो जीतने की पोजीशन में। और एक कैंडिडेट जो कांग्रेस के चंद्र प्रकाश हैं, वो इन्हीं के परिवार के, वो इन्हीं के परिवार के हैं। वैसे तो नौकरशाह रहे हैं वो, लेकिन उनके पिताजी रामजी लाल जी थे, चाचा जी, तो वो समझिए कि चौधरी भजन लाल के परिवार ही है वो, मतलब वो बिल्कुल भाई जैसा ही इनको पूरे इलाके में माना जाता है। तो वो कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के तौर पर उनकी छवि नहीं है, और इन्हीं के परिवार से संबंधित है। हाँ, अगर कोई ऐसी सुनामी कांग्रेस पार्टी की हुई कि लोग वोट ही नहीं देना चाहते, बात अलग है, अदरवाइज वो फ्रेंडली मैच है। आपको क्या लगता है आदमपुर में और इन सब जगहों पर JJP और इन लोग का भी उम्मीदवार है? जैसे वहाँ कोई रणदीप सिंह हैं जो इन लोग के हैं, कृष्ण गांगवा जो JJP के हैं, भूपेंद्र बेनीवाल आपके हैं। नहीं, ये बात बिल्कुल सही है कि अभी तक जो आदमपुर है इसको अभेद्य गढ़ कहते हैं चौधरी भजनलाल परिवार का। तो ये तोड़ने के लिए कभी चौधरी देवीलाल लड़ने आए, कभी प्रोफेसर गणेशी लाल लड़ने आए, कभी चौधरी रंजीत चौटाला लड़ने आए, सब के सब यहाँ से हार कर ही गए। तो ये ऐसा गढ़ है। इसका मैं एक ही चीज़ देखता हूँ जो मेरे मतलब मन में आती है, क्योंकि मैं भजनलाल जी के साथ बहुत गया, और जिस दिन कुलदीप ने राजनीति शुरू की, बीच में भजनलाल जी थे, उधर कुलदीप, इधर मैं, मतलब उंगली पकड़ के कैसे वो लेके गए कुलदीप को, मैंने वह भी देखा, और कैसे इसको MLA बनाया वह भी देखा। उनका जादू तो अपनी आँखों से मैंने देखा। लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ा जो मुझे नज़र आता है भावनात्मक कारण है कि हरियाणा में हमारे भजनलाल का परिवार यानी बिश्नोई परिवार का एक MLA जरूर होना चाहिए, चाहे कितना स्ट्रॉन्ग इनके खिलाफ आ जाए, जीतेगा चौधरी भजनलाल का परिवार। ये एक धारणा सी है, भावनात्मक सा रिश्ता। तो इसलिए आपको वहाँ कोई वो चुनौती वहाँ नहीं, कोशिश तो कर रहे हैं, पर एक मजेदार बात होने लग गई इस अभेद्यगढ़ में। अगर आप आंकड़े भी देख लो कि जब ब्रिजेंद्र सिंह भाजपा के सांसद के लिए यहाँ लड़े और भव्य कांग्रेस का प्रत्याशी था, भव्य को आदमपुर में हार मिली, और वही बात अब हुई लोकसभा चुनाव में, फिर आदमपुर में हार मिली। इसका मतलब लोग थोड़े जागरूक हो रहे हैं कि लोकसभा चुनाव तो भाई हम चुनेंगे, विधानसभा में आपको भेज देंगे, ऐसा लग रहा है। अब इसके अलावा जो हरियाणा की बाकी सीटें हैं, जैसे इसका भी जिक्र होता है बरवाला का,
तो बरवाला में अगर 3 चुनाव में देखें तो 2009 में कांग्रेस थी, उसके बाद आईएनएलडी थी, उसके बाद जेजेपी। आईएनएलडी जेजेपी को सीधा देखना ऐसे ही है कि आईएनएलडी का वोट था, वो जब टूटा तो सब उधर शिफ्ट हो गया, तो दोनों एक दूसरे को उस समय टेक ओवर कर लिया। अब इस बार जेजेपी के वोट वापस आईएनएलडी में आ पाते हैं कि नहीं, वो एक चुनौती है। लेकिन बरवाला को कैसे देखते हो आप? बरवाला में मुझे लगता है कि कांग्रेस को एज है। रामनिवास घोड़ीला जो हैं वो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, हालांकि उनका विरोध किया लोगों ने वहाँ पर, उनसे सवाल जवाब पूछे हैं। अब जो दूसरा रणवीर गंगवा वहाँ पर गए हैं, वो यहीं हिसार के बाजू की सीट है नलवा, मतलब आधा हिसार उसमें पड़ता है, तो पहले वहाँ से वो थे और डिप्टी स्पीकर भी रहे हाउस में, तो वो वहाँ पर गए हैं। तो ये दोनों प्रजापति समाज से आते हैं, ओबीसी समाज से हैं, तो इन दोनों के बीच में मुकाबला है। अब इन दोनों के बीच में क्योंकि ये प्रजापति समाज से आते हैं, इसलिए जाति की राजनीति तो है हरियाणा में, इसलिए जो संजना सातरोड़ है उनका नाम बड़ा चर्चा में आजकल है। अब वो यंग हैं और यूके से पढ़ के आई हैं, लॉयर रही हैं, तो उनका भी खूब नाम वहाँ पर है। इन तीनों के कॉन्टेस्ट में जिक्र खूब है संजना का, लेकिन मुझे लगता है कि रामनिवास घोड़ीला, क्योंकि इस इलाके में कल राहुल गांधी की रैली भी हुई है, किसानों के लिए भी ये इलाका बहुत मुफीद है, ग्रामीण इलाका है, और किसान आंदोलन भी यहाँ पर बहुत मजबूती से हुआ था, तो मुझे लगता है कि रामनिवास घोड़ीला जो है वो फिर से चुनाव जीतने में कामयाब होंगे, और ऊपर से वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नज़दीकी हैं, तो इन वजह से उनके पक्ष में मुझे चुनाव लगता है। लेकिन संजना ज़रूर ऐसी हैं जिनके बारे में हमको देखना चाहिए, और आने वाले वक्त में चाहे ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी हो या कोई भी, इस तरह के जो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, और अगर वो टॉकिंग पॉइंट्स बनते हैं विधानसभा चुनाव में, मुझे लगता है ये डेमोक्रेसी की वाइब्रेंसी की तरफ कहीं ना कहीं हाँ, और कुछ यंग फेसेज, फ्रेश फेसेज आना चाहिए। यंग है, और सर देखिए विदेश से पढ़ के वो आई हैं यहाँ पर। अच्छा, उन्होंने एक और, हालांकि विदेश से पढ़ के दुष्यंत चौटाला भी आए थे, नहीं तो ही इज गुड। वो दुष्यंत चौटाला ने भी पॉलिटिक्स को हरियाणा में उस हिसाब से इफेक्ट किया, जिस तरह से इनके परिवार की जो छवि थी रस्टिक वाली, हाँ, उसको बदला। डिसरप्टर हुए, और एक साल में उन्होंने 10 सीटें जीत ली, एक तरह से अभय चौटाला से पार्टी निकाल ली। एक बड़ी बात तो उस तरह से देखेंगे तो अचीवर हुए। ये अलग बात है कि उन्होंने चूंकि जो कहकर आए उससे उलट गए, इसलिए उनको नुकसान हुआ। बिल्कुल। अदरवाइज ये कई बार हैरान करने वाली स्थिति लगती है कि दादा एक तरफ, चाचा एक तरफ, जो संगठन मतलब ओम प्रकाश चौटाला, अभय चौटाला एक तरफ, फिर भी दुष्यंत और इन लोगों ने एक तरह से पार्टी पर कब्जा कर लिया, दूसरा बना। ये जो है ना सर, इनके फैमिली में ये नई चीज़ नहीं है। जब चौधरी देवीलाल जिंदा थे तब भी ओम प्रकाश चौटाला अलग थे और रंजीत चौटाला अलग थे, और इनके भाई प्रताप अलग थे। हाँ, सही बात। तो फैमिली में ये कोई उस हिसाब से नई चीज़ नहीं है, लोगों के लिए भी नई बात नहीं है, लेकिन फैमिली ने ये माना कि लेगेसी अगर चौधरी देवीलाल की किसी के पास है तो वो ओम प्रकाश चौटाला के पास है। लोगों ने वहीं पे वोट दिया। उस लेगेसी को उसके बाद ने कैप्चर किया। हाँ, वो बेसिकली इनके पिताजी ने किया, अजय चौटाला ने किया। दुष्यंत उसका फेस बन गए, क्योंकि अजय चौटाला और अभय चौटाला जब ये लोग पॉलिटिक्स करते थे तो मूल रूप से अगर अपन 20 साल पहले भी जाएं तो अभय चौटाला उस तरह की पॉलिटिक्स में कभी सक्रिय नहीं रहे। वो ज़्यादा करते थे स्पोर्ट्स पॉलिटिक्स, जो ओलंपिक एसोसिएशन की है या बॉक्सिंग फेडरेशन की है, उनकी पॉलिटिक्स करते थे। यहाँ पर वो हरियाणा में बहुत ज़्यादा प्रभावी तरीके से राजनीति नहीं करते थे। यहाँ की राजनीति हिसार हो या भिवानी, ये सब इलाके की पॉलिटिक्स अजय चौटाला संभालते थे। पद यात्रा करना इलेक्शंस में, वो एक लंबी कहानी, आपके पास वक्त की कमी है, तो वो उस तरीके से करते रहे। पर मैं दोबारा से उसी बात कहूँगा कि संजना का इसलिए जिक्र का हमको करना जरूरी है सर कि उन्होंने एक PIL डाली थी, और वो PIL हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के लिए जानना जरूरी है। वो PIL थी कि जो आज हमारी EVM मशीन्स जो हैं, वोटिंग मशीन, उसके ऊपर जो कैंडिडेट्स की फोटोज आती हैं, पहले वो नहीं आती थी, केवल नाम और चिन्ह आता था, तो वो कैंडिडेट्स की फोटो उनकी PIL के बाद आना शुरू हुई, ताकि लोगों को जो समझने में और आसानी हो, जो लोग अगर पढ़ नहीं पाते हैं या चिन्ह को नहीं पहचान पाते, तो कम से कम कैंडिडेट की फोटो देख के पहचाने। ये उनका कंट्रीब्यूशन डेमोक्रेसी के लिए। अब उकलाना, एक और उकलाना पर भी बात कर लेते हैं। उकलाना से अनूप धानक हैं जो 2 बार जीते, पिछली बार 2014 में INLD और 19 में वो JJP में आ गया, और वो इस बार BJP में। बड़ा इंटरेस्टिंग है, 15 साल में उनका सफ़र, बल्कि 10 साल में 3 पार्टी, और उनके खिलाफ नैना चौटाला का बहुत उग्र भाषण भी था। और ये तो उकलाना में क्या लग रहा है आपको? उकलाना में कोई कॉन्टेस्ट नहीं है। किससे? नरेश सेलवाल जो कांग्रेस पार्टी के हैं वो स्ट्रांग है और आसानी से जीत जाएंगे, क्योंकि अनूप धानक का भी एंटी इनकम्बेंसी था। ऊपर से उन्होंने अपनी परंपरागत पार्टी को छोड़ के और JJP छोड़ के वो BJP में चले गए। BJP के खिलाफ वैसे भी माहौल था वहाँ पर, पिछली बार भी वो BJP को हरा के ही जीते थे
नरेश, है ना। तो इस बार भी सबसे इजी अगर 7 सीट उसमें कांग्रेस पार्टी के लिए है तो वो उकलाना है। आपको क्या लगता है बरवाला और उकलाना? बरवाला उकलाना में सही बात है कि कांग्रेस का एज है, कारण कि दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा बिना चुनाव के यहाँ आके काफ़ी प्रचार करते रहे हैं। मैं खुद उनके दौरों में रात भर गया हूँ, 12 बजे तक चलते थे, और जो भीड़ उमड़ती थी वो अब शायद वोट में बदल जाए। और जहाँ तक संजना की बात हो रही है, संजना ने, आपको हैरानी होगी, कांग्रेस पार्टी से टिकट मांगा था, टिकट नहीं मिला। फिर इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि मैं इतना वहाँ पर रैली इन्होंने अकेले कर ली, अकेले अपने दम पर ही चुनाव से पहले, कि मैं इतनी बड़ी रैली करूँगी कि पार्टी मेरे पास टिकट लेकर आएगी। और पार्टी कौन सी आई? इनेलो ने टिकट दे दी। तो ये इनका विश्वास, जो आत्मविश्वास, वो तो खरा उतरा। लेकिन अभी शायद इनको राजनीति में सफल होने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। और दूसरा जो दूसरी सीट हमने नरेश सेलवाल पहले शैलजा के साथ थे, टिकट भी पहली बार वो जगन्नाथ जी अपने भाई को चाहती थी, लेकिन कांग्रेस का नियम था कि एक परिवार से 2 लोगों को नहीं देना, तो इन्होंने फिर नरेश सेलवाल को चुना। उसका वो जीत गया क्योंकि प्रभाव है शैलजा जी का उकलाना पर। इस बार उन्होंने अपने भतीजे के लिए मांगी थी, जगन्नाथ जी के बेटे के लिए, हर्ष के लिए। जैसे पहले जिक्र हुआ नारनौंद की टिकट अजय चौधरी वाली, और जो उकलाना वाली टिकट हर्ष वाली, ये दोनों टिकटें इनको ना मिलने से इनकी नाराज़गी में वृद्धि हुई, इजाफा हुआ। ये इनको बहुत ज़्यादा अगर लगता है चोट लगी, इन 2 टिकटों के कटने से चोट लगी कि मेरे परिवार का टिकट नहीं मिला, मेरा 15 साल से ओएसडी है, उसको टिकट नहीं मिला। बात ठीक है, वो एलीट वर्ग के हैं अजय चौधरी जी, उनका उस तरह से जनाधार नारनौंद में नहीं है। तो ये जो नरेश, हाँ नहीं वो है, वो वहाँ उनके पिताजी मंत्री रहे हैं, चुने जाते रहे, वीरेंद्र नारनौंदिया ही उनको बोलते थे। लेकिन अजय चौधरी जी ने वहाँ उस तरह से ज़मीनी स्तर पर राजनीति नहीं की है, वहाँ नहीं जाते हैं, हिसार रहते हैं। अब देखिए हम ओवरऑल जरा बात करें हिसार की 7 सीटें। अब मैं स्पेसिफिक अब हाँसी और नलवा पर नहीं जा रहा हूँ मैं, लेकिन ओवरऑल 7 सीटें, चूँकि पिछली बार बहुत अहम है। देखिए कांग्रेस को 2019 के चुनाव में 31 सीटें मिली, इस बार दावा बहुतों को लगता है 45, 50, 55, 60, जिसको भी जो बोलना है बोल रहे हैं। लेकिन सरकार बनाने के लिए 46 सीटें चाहिए, अगर बहुमत भी चाहिए तो। हिसार वो जगह है जहां सिटिंग में कांग्रेस के खाते में कुछ नहीं है, कुलदीप बिश्नोई उधर चले गई, तो इस बार हिसार से क्या हासिल है कांग्रेस का? देखिए सर, बिल्कुल सही बोला आपने। 2019 में 1 विधानसभा जीती, लेकिन फिर भी लोकसभा की सीट जीत पाई। तो स्थिति वैसी ही है। मुकाबला यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी का ही है, और बीजेपी को यहाँ पर क्योंकि शहरी सीट्स बहुत कम हैं, 2 ही सीटें हैं। एक शहरी सीट का तो हाल हमने जिक्र कर ही लिया, वहाँ का तो उनका ऑफिशियल कैंडिडेट वीक है, और एक हाँसी है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा शहरी सीट यहाँ पर कोई नहीं है, तो डायरेक्ट एज जो है वो कांग्रेस पार्टी को है। अधिकतर सीटें कांग्रेस पार्टी यहाँ से जीतने वाली है, मुझे ऐसा लगता है। अभी एक सवाल में, जैसे 2014 का आंकड़ा अगर देखता हूँ तो 3 INLD, 2 बीजेपी और 2 कुलदीप बिश्नोई की पार्टी। मतलब कुलदीप बिश्नोई की पार्टी अगर अलग थी भजन लाल की, तो कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला 2014 में। और 2009 में 4 कांग्रेस थी, कुलदीप बिश्नोई 2, 1 इंडिपेंडेंट। बट 14 बहुत ख़राब है कांग्रेस के लिए, और 19 भी 1 कुलदीप। तो वो क्या ऐसा हुआ कि इस बार आपको लगता है कि कांग्रेस रिकवर कर लेगी 24 में? देखिए, कुलदीप बिश्नोई जो 2 आप विधानसभा सीटें बता रहे हैं ना, वो एक ये है आदमपुर, एक हाँसी। हाँ, ये दोनों बाजू की सीटें हैं। हाँ। तो इन दोनों सीटों पर आज भी बीजेपी मजबूत है। कुलदीप बिश्नोई वहाँ चले गए, इन पर हम लोग कह रहे हैं कि इन्हीं दोनों पर कुलदीप की तो सीट पे ज़्यादा फाइट है भी नहीं, तो इन्हीं दोनों पर बीजेपी मजबूत है। और देखिए, कुलदीप बिश्नोई ने चौधरी भजनलाल का जो वोट बैंक था उसमें इजाफा नहीं किया, उन्होंने लगातार उसको कम इरोड होता चला गया वो। जबकि चौधरी भजनलाल के जो दूसरे बेटे हैं चंद्रमोहन पंचकुला वाले, पॉलिटिकली लोग उनको कंपैरेटिवली ज़्यादा एक्सेसिबल और वाइज पॉलिटिशियन के तौर पर देखते हैं। हाँ, लेकिन 15 साल से वो कुछ कर नहीं पाए, आउट रहे, एक चुनाव तो लड़े नहीं, एक चुनाव हार गए।
तो इस वजह से वो बाहर हो गए पॉलिटिक्स और और कंट्रोवर्सी। थोड़ा नॉन सीरियस भी रहे, वो कंट्रोवर्सी, पर्सनल लाइफ, बहुत सारी चीज़ें हो गई जिससे डिरेल हुए बिल्कुल वो। बिल्कुल। लेकिन हरियाणा की जो जिस तरह की पॉलिटिक्स होती है ना सर, कि लोगों से मिलना, उनसे बात करना, उसमें वो मुफीद है। और इस बार मुझे लगता है वो जीत जाएंगे इलेक्शन। वहाँ काफ़ी पंचकुला में भी हम लोग गए थे तो अच्छा माहौल था। लेकिन ये दोनों सीट्स जो कुलदीप बिश्नोई जीते थे वो शहरी सीट थी और इस वजह से वो चुनाव जीत गए थे। लेकिन देखिए 2009 का हम जिक्र कर रहे हैं, 2005 में तो वो 6 सीटें जीत गए थे, ज़्यादा सीटें, लेकिन घट गई। घटने से उनको 2 मिली और उसके बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी में मर्ज कर दिया। और अब देखिए कि 2005 में अच्छा 5 है, 9 में 4 थी। हाँ, मैं 5 नहीं बात कर रहा। हाँ, तो वहाँ पर क्या है सर, अब जो संभावना है कि जो INLD और बीजेपी का, जेजेपी का जो वोट बैंक है उसमें अधिकांश हिस्सा कांग्रेस पार्टी को मिला है और वही इनकी लोकसभा सीट की जीत का कारण है। किसान आंदोलन सबसे नंबर 2 कारण है और तीसरा जो जींद आप गए थे वो बिल्कुल नज़दीक का इलाका है, तो पहलवानों वाला इशू भी यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है इन सब की वजह से। और दूसरा, यहाँ पर कोई बड़ा जाट चेहरा नहीं है। सबसे बड़े जाट चेहरा नारनौल से जो लड़ रहे हैं वही हैं, कैप्टन अभिमन्यु, लेकिन उनको भी पार्टी ने पिछले 5 साल से बर्फ़ में लगा के रखा। तो पार्टी को कोई मोमेंटम गेन करवाने के लिए यहाँ पर कोई बड़ा नेता नहीं रहा, जिसकी वजह से पार्टी यहाँ पर किसी नेता के पीछे, जैसे शैलजा हैं, वो तो बड़ी नेता है यहाँ की, उनके पीछे तो लोग जुड़ जाते हैं। उनका कुछ सीटों पर प्रभाव है, कुछ सीटों पर प्रभाव है चौधरी अपने हुड्डा साहब का, भूपेंद्र हुड्डा का, या चौधरी बीरेन्द्र सिंह का जैसे अपनी सीट पर प्रभाव। तो इन लोगों का प्रभाव है। कांग्रेस पार्टी में कई बड़े नेता हैं, बीजेपी में हिसार में वैसे कोई बड़ा नेता नहीं है, तो ये भी एक उनके लिए लॉस की बात है। और माहौल तो है ही थोड़ा सा खिलाफ बीजेपी के। तो अभी क्या देख रहे हो साथ में? साथ में मुझे लगता है अधिकांश सीटें कांग्रेस, हाँसी में मुकाबला है और आदमपुर में। इसके अलावा नहीं तो सावित्री जिंदल भी लोग मान रहे हैं। सावित्री जिंदल, लेकिन बीजेपी की तो नहीं है ना सर उस हिसाब से। हाँ चलिए ठीक है, मुकाबले में, कांग्रेस की भी मतलब नहीं है मुकाबले में तो कांग्रेस ही है, लेकिन कांग्रेस कांग्रेस सब जगह मुकाबले में है, लेकिन बीजेपी सब जगह मुकाबले में नहीं है। तो हार जीत कांग्रेस की ही होगी। और ज़्यादा मुझे लगता है जैसे 3 सीट अगर हम लोग इनको छोड़ दें जहाँ पर कांग्रेस की कंपेरेटिवली कमज़ोर स्थिति है, ज़्यादा बाकी सीट्स पर कांग्रेस को एज है। आपको क्या लगता है कमलेश भारती जी? यही साथ लग रहा है। में ओवरऑल सात साथ में हिसार से 3 या 4 में। सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं, क्योंकि जो इन्होंने बताया तो मैं भी देखता रहा हूँ कि जैसे अमित शाह जी आते हैं या मोदी जी आते हैं, वो एक ही बात कहते हैं और वही उनके खिलाफ जाती है कि हरियाणा, वो पहला वाक्य यही बोलते हैं, हरियाणा जवान का, किसान का, पहलवान का। अरे किसान के लिए आपने कुछ नहीं किया, जवान को अग्निवीर योजना दे दी और पहलवानों को आपने जंतर मंतर दे दिया, तो जीतोगे कैसे? वो आपको वहाँ पर विरोध करना, विरोध सहना पड़ रहा है। उस विरोध को वो कवर भी नहीं कर पा रहे, इसीलिए गाँव में ज़्यादा रैलियों के लिए जाते भी नहीं। और दुष्यंत चौटाला को तो लोकसभा चुनाव में यहाँ तक किसानों ने कह दिया था, जब उसने कहा मेरा रास्ता क्यों रोक रहे, तो किसानों ने जवाब दिया था कि आपने हमारा दिल्ली जाने का रास्ता रोका तो हम आपका लोकसभा का रास्ता नहीं रोक सकते। ये चीज़ें हैं। 4 के आसपास कांग्रेस सीटें जीत सकती। अब ये बताओ आखिरी में, हिसार में कल मोदी जी की सभा है शायद, है? जी जी, है ना? और कुरुक्षेत्र और गोहाना हो चुका है, तो मोदी की सभा जैसे कुरुक्षेत्र में भीड़ कम थी या गोहाना में भी वैसी नहीं रही, हिसार में क्या लग रहा है और उसका असर क्या लग रहा है? उससे अच्छी भीड़ यहाँ पे हो जाएगी। हाँ। क्योंकि कुलदीप बिश्नोई उसके लिए बड़ी तैयारियां कर रहे हैं, तो उनसे ज़्यादा भीड़ की उम्मीद है यहाँ पर उन दोनों पे। और फिर 2 फ्लॉप रैलीज होने के बाद जाहिर है एक्स्ट्रा प्रेशर रहता है। और ऊपर से आप जिस रैली में, आप तो नहीं गए मुझे लगता, बरवाला? नहीं, मैं नहीं जाता। बरवाला की जो रैली हुई है उसका भी, वो भी हिसार में ही है, तो उसका भी एक एक्स्ट्रा प्रेशर रहेगा मुझे लगता है। उन दोनों से ये अच्छी। तो बरवाला में राहुल गांधी की रैली में भीड़ थी? हाँ, बरवाला में भी भीड़ थी और असंध में भी काफ़ी भीड़ थी और बड़ा उत्साहित लोग थे, वहाँ पर क्राउड था। अब जैसे ये जो इलाका है यहाँ पर मुझे लगता है कि बीजेपी काफ़ी मेहनत कर रही है और इस रैली को सफल बनाने के लिए ये उससे बहुत बड़ी रैली होने के चांस हैं, क्योंकि वो तो 10,000 वाली रैली थी, तो यहाँ तो ज़्यादा लोग आएंगे। इसका असर कितना होगा ये कहना थोड़ा सा, मुझे लगता है कि ज़्यादा असर होगा ये मुश्किल है। कोई असर होने वाली गुंजाइश बची नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री का जिस तरह का कैरिश्मा था यहाँ पर, या जिस तरह लोग उनको देखते थे, अब वो रहा नहीं सर। क्योंकि पीएम की रैलियाँ यहाँ पर लाखों लोगों की होती थी हरियाणा में। जो पहली रैली 2013 के बाद उन्होंने की थी, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित होने के बाद रेवाड़ी में, वो ऐतिहासिक रैली थी, लाखों की भीड़ उसमें आई थी, लोग बहुत उत्साहित याद है वो भूतपूर्व सैनिक और बहुत सारे मसले थे। अब चूंकि पहला था उनका टेक ऑफ था दरअसल गोवा में उनके नाम। अब ये लैंड हो रहा है मामला।
अच्छा। अब वो बट आपने सही बोल दिया, बस टेक ऑफ था, अब ये लैंडिंग है, इसलिए हाँ। भीड़ उतना नहीं आ रही है, और आ रही है वो उत्साहित नहीं है सर, सबसे अच्छा, बड़ी एक सवाल मैं पूछता हूँ, मैं चूँकि देखिए क्या है कि सब तरफ, चाहे आप बोल रहे हो, चाहे हरियाणा के और जितने जर्नलिस्ट बोल रहे हो, चाहे ये बोल रहे हो, सारे लोग एक तरह से मान रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बन गई। वो 50 से बने, 55 से बने, 60 से बने, 48 से बने, सारे जर्नलिस्ट लगभग एक दिशा में बात कर रहे हैं। अब उसकी वजह से हम लोग बहुत ट्रोल भी होते हैं, ट्विटर पर भी और यूट्यूब में। क्या ये सही आकलन है या इसमें विशफुल थिंकिंग है? नहीं, हो सकता है गलत आकलन हो, लेकिन सर हम लोग तो जनता से जान के बता रहे हैं। हम आकलन तो गलत हो जाते हैं, सबके हुए हैं, बड़े बड़े लोगों के, लेकिन हम लोग जनता से बात करते हैं और जनता जिस तरह से बयान देती है हम तो वही बात कर रहे हैं। आप भी देखिए ना, लोगों से बात करते हैं। अब आप तो इतना ज़्यादा घूमते हैं, मुझे लगता है कोई जर्नलिस्ट घूमता नहीं है। अब इतने लोगों में आपने अगर जिस दिन पहले दिन आए थे और आज हम लोग बैठे हैं, अगर आपने 10,000 लोगों से बात की होगी, 10,000 नहीं भैया, चलिए 1,000 लोगों से बात, 1000 भी नहीं, 500 में बात की होगी, हाँ। तो कितने लोग हैं जो ये बात नहीं कहते जो हम कह रहे हैं? हाँ। अधिकतर लोग वही कहते। आप तो जानते नहीं उनको कौन है वो। नहीं कुछ नहीं, मैं कोई तो नहीं अचानक जानता। पहुंचता हूँ, तो आप ही को जानता हूँ, पार्क हाँ। में आया, वरना जो ऐसे बैठे हैं वैसे लोगों से बात हम करता लोग हूँ। जानते नहीं है, हाँ। तो नहीं जानते, अनजान आदमी है, तो वही हम लोग भी करते हैं सर। उन्हीं की आवाज़ को हम लोग भी जनता तक पहुंचाते हैं। अब वो अगर हमारा आकलन करने का तरीका या तो पुराना हो गया या हम लोगों को समझ नहीं आ रही, वो बात तो अलग है, लेकिन जो लोग कह रहे हैं हम लोग वही बात कह रहे हैं। अब हमारा आकलन गलत होगा तो सर हो सकता है गलत हो, हम लोग स्वीकार करेंगे उसको, लेकिन हमारे हिसाब से वो सही है। तो आज की तारीख में क्या आकलन मुझे है? लगता है सर 55 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है और कोई असर भी नहीं है। ये शैलजा का सबसे एक ही तो मुद्दा मिला ना सर, बीजेपी के पास मुद्दे नहीं आ रहे सर, बीजेपी के पास मुद्दों की कमी है। बीजेपी वो पॉलिटिकल पार्टी है जो हमेशा नैरेटिव सेट करती रही, चुनाव के लिए एजेंडा पिच सेट करती रही, लेकिन इस बार चुनाव में कुछ नहीं कर पा रहे। इस बार उनको कांग्रेस की पिच पे खेलना पड़ता है। राहुल गांधी एजेंडा सेट करते हैं, प्रधानमंत्री की रैली से एक दिन पहले पीएम को स्टफ पे खेलना पड़ता है। तो इसी में तो बीजेपी की महारत थी, वही बीजेपी कमजोर पड़ रही है। 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी है और उस पर तुर्रा मनोहर लाल खट्टर भी अपने साथ लिए घूम रहे हैं। तो अब खट्टर साहब जहाँ आते हैं, या हिसार में आए, मुझे लगता है सब हम लोग पार्क में घूम के बात करते हैं, यहाँ आने के बाद उन्होंने कितनी वोटें घटाई, कोई ये तो कहेगा नहीं बढ़ा दी। अब एक युवक जिसने पूछा एक सवाल, उसको सर डांटना, और पार्टी का ही तो कार्यकर्ता था वो, बाहर का तो कोई था नहीं। और बोला भी कि बीजेपी की सरकार भले ही बन जाए जाए। लेकिन हिसार में हार जाएगी। और सर देखिए उन्होंने कहा कि हिम्मत कैसे हुई सर। सर आप जर्नलिस्ट हैं सर, हम लोगों को तो हिम्मत संविधान दे रहा है ना सर, हमको तो सरकार की जिम्मेदारी है हमारी हिम्मत को बचाने की। वो हमारी हिम्मत को ही तोड़ रहे हैं, या उस व्यक्ति जो युवक था उसकी हिम्मत को ही तोड़ रहे हैं आप। तो संविधान पर यही तो हमला होता है सर, वही तो कर रहे थे वो, इसी पे लोगों को नाराजगी है। आपको क्या लगता है वैसे ओवरऑल हरियाणा में? ओवरऑल ऐसी स्थिति लग रही है जिस तरह की आवाज़ सब तरफ से आ रही है कि हवा कांग्रेस के पक्ष में है, और इन्होंने एक ही मुद्दा छोटा सा वो शैलजा वाला दिया था, उस मुद्दे को उन्होंने लगभग सॉल्व कर लिया है। राहुल गांधी ने आके जैसे कहते दोनों बच्चों के हाथ मिला दिए कि आप ठीक से चलो, आपकी लेकिन वो सरकार आ तो रही कहने है। की बात है, उसमें वो कुछ होता कहने नहीं। की बात है, हाँ। लेकिन वो मिलाया तो है ना, एक मंच पे दिखाना। एक समय सोनिया गांधी ने एक मंच पे सारे दिखाए थे, वीरेंद्र सिंह दिखाए थे, मेरी आंखों देखा हाल है, भूपेंद्र हुड्डा को दिखाया था, शैलजा को दिखाया था, राजीव गांधी ने दिखाए थे। राजीव गांधी दिखाना तो पड़ता है ना। अब जनता भी समझती है कि दिखाया जा रहा है या मनाया जा रहा है या मान गए, फिर भी कांग्रेस का हाथ ऊपर है और कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में है। चलिए, तो अब हम हिसार से ऐसे ही इस जिंदल पार्क से ऐसी ही बातचीत दो जर्नलिस्ट के साथ, उसके बाद मैं सिरसा जाऊंगा, फिर सिरसा से किसी उसके बाद कहाँ जाना चाहिए? आप हरियाणा के हो, सैम्पलिंग के लिए, समझने के लिए। आप लाडवा तो चले गए ना? लाडवा गया था, लेकिन बहुत शॉर्ट विजिट, बहुत शुरुआती वक्त था। मैं फिर एक बार हो सकता है जाना चाहिए, क्योंकि नॉमिनेशन के शायद 2 ही दिन बाद में गया था। वहाँ पर आज भी अमित शाह आ रहे हैं, और ये अमित शाह का उस इलाके में दूसरा दौरा है, तो प्राइम मिनिस्टर भी उस एरिया में आए। तो जो सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड बीजेपी का था वो दरकता हुआ दिख रहा है, इसलिए लगातार कोशिश की जा रही है कि पार्टी के बड़े नेता वहाँ पर आएँ। मुझे लगता है उस इलाके में एक बार आप जाएंगे तो और हमको एनालिसिस करने में आसानी होगी, क्योंकि वही इलाका है जो बीजेपी को किसी तरीके से सम्मानजनक स्थिति में पहुंचा सकता है, और उसी इलाके में सबसे ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी की हवा दिख रही है, सबसे ज़्यादा नुकसान वहीं पर दिख रहा है। बाकी तो देखिए हाँसी जैसी सीट पर तो लगता है कि इलेक्शन है, लेकिन वो इलाका है जो बीजेपी के लिए स्ट्रॉन्ग था और वो इलाका बीजेपी के लिए कमज़ोर होता हुआ दिख रहा है। और अहिरवाल का एरिया, ये दोनों बेल्ट बीजेपी की हैं, और इन दोनों बेल्ट में कॉन्टेस्ट बड़ा टफ है। मुझे लगता है ये
अलार्मिंग है बीजेपी के लिए। हाँ, तो अहिरवाल भी जाना है मुझे। अटेली सीट का बहुत जिक्र होता है, वहाँ भी मैं जाना चाहता हूँ। देखता हूँ, वक्त बहुत कम है, 3 तारीख को प्रचार खत्म होगा, तो आज है 27, तो अब कुल जमा बीच के 6 दिन बच गए। देखते हैं कहाँ कहाँ जा पाते हैं। फ़िलहाल हिसार के इस जिंदल पार्क से इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी सिरसा या किसी और इलाके में। नमस्कार।